Good morning class 5. So it is our last video or lecture on chapter number 3. Okay. So as I discussed with you in my previous video, okay, at the end of this chapter we are going to read about the balance of nature and the factors which affect the balance of our nature, and we will also read about the abiotic environment, and with the same I will explain to you about biotic environment also. Here students, you may see the heading is given balance of nature. Okay, प्रकृति में संतुलन. So what is this? Let's read to get the answer. Food webs help maintain the balance on the earth. फूड वेब्स क्या करते हैं? अर्थ पर जो है, हमारी अर्थ पर, पृथ्वी पर जो है नेचर का बैलेंस मेंटेन करने की काम करते हैं. ओके, ड्यू टू द प्रे एंड प्रिडेटर, यानी शिकार और शिकारी की वजह से क्या होता है? इंट्रैक्शंस, नो एनिमल और प्लांट स्पेसीज ग्रोज टू मच. यानी हमारे अर्थ पर क्या है? ऑन आर अर्थ वी आर हैविंग प्रे एंड प्रेडेटर. हमारे पास शिकार भी है और शिकारी भी है. तो अब इससे क्या होगा? कोई भी एनिमल या कोई भी प्लांट स्पेसीज यानी पौधों की प्रजातियां अपने आप जो है बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा नंबर उनका नहीं हो सकता. ओके, इन दिस वे द होल सिस्टम स्टेज इन अ बैलेंस. और इस तरह से पूरा सिस्टम जो है बैलेंस रहता है, संतुलन में रहता है. ओके, टू हेल्प अंडरस्टैंड दिस बेटर, इसको और अच्छे समझने के लिए लेट्स लुक एट दिस फूड चेन. इस फूड चेन को देखिए. ग्रास जो कि एक ग्रीन प्लांट का एग्जाम्पल है, उसको कौन ईट कर लेगा? ग्रासोफर ईट कर लेंगे, चाहे कितनी भी उग जाए. जब तक ग्रासोफर हैं वो ईट करते रहेंगे. ग्रासोफर को जो है फ्रॉग ईट करेंगे, क्योंकि फ्रॉग भी हमारे यहाँ प्रेजेंट है नेचर में. फ्रॉग को जो है स्नेक ईट कर जाएगा, स्नेक को हॉक यानी बाज ईट कर लेंगे, और हॉक जब डेड हो जाएगा तो उसे स्कैवेंजर्स ईट कर लेंगे. और ये ऐसा साइकिल हमेशा चलता रहेगा. ओके, यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है, उसके नंबर को कंट्रोल करके रखता है. ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा. हियर व्हाट आई वांट टू से और व्हाट आई मीन टू से, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या जितने भी क्रिएचर्स हैं हमारे एनवायरनमेंट में, उन सब का अपना एक रोल होता है. इट डजेंट मैटर दैट दे आर ओमनीवर्स और हार्बीवर्स और कॉर्नीवर्स और स्कैवेंजर्स. सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है. ये अब आप समझ गए होंगे. यानी ओमनीवर्स भी हमारे लिए ज़रूरी है, कॉर्नीवर्स भी ज़रूरी है, स्कैवेंजर्स भी ज़रूरी है, और ग्रीन प्लांट्स तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, नाउ सपोज ड्यू टू एनी रीज़न, मान लीजिए किसी कारण से क्या होता है? द पॉपुलेशन ऑफ ग्रासोफर डाइज, सारे ग्रासोफर खत्म हो जाते हैं. इस फूड चेन को देखते हुए तो क्या होगा? तो घास जो है ओवरग्रो हो जाएगी, यानी बहुत ज़्यादा उग जाएगी, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, एंड टेक ओवर द एंटायर रीजन, और पूरे एरिया में फैल जाएगी. दूसरे प्लांट्स को स्पेस नहीं मिलेगा ग्रो करने के लिए. और द फ्रॉग्स दैट आर डिपेंडेंट ऑन द ग्रासोफर, और वो मेंढक जो टिड्डों पर डिपेंड करते हैं, ग्रासोफर पर डिपेंड करते थे अपने फूड के, यानी वो उन्हें ही खाते हैं. ओके, तो उनका क्या होगा? वो भी खत्म हो जाएंगे. ओके, यानी फ्रॉग्स को भी एनर्जी नहीं मिल पाएगी, और वो भी जो है एनर्जी नहीं मिलने की वजह से डाई टू यानी विल डाई टू यानी वो भी मर जाएंगे. ओके, यानी फूड चेन को अगर हम कहीं से भी, फूड चेन का कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर डिस्टर्ब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है, तो पूरे फूड चेन पर जो है उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा. एंड इससे क्या होगा? एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन या एनर्जी का जो साइकिल है, एनर्जी साइकिल ऑफ एनर्जी, वो डिस्टर्ब हो जाएगा. ओके, और सही जो है अमाउंट में या क्वांटिटी में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा. इज इट क्लियर टू यू? सो हम जिस फूड चेन को रीड कर रहे हैं उसमें हमने पढ़ा कि ग्रीन प्लांट्स अगर ख़त्म हो जाएंगे तो ग्रासोफर सर्वाइव नहीं कर सकते. ग्रासोफर अगर ख़त्म हो गए तो फ्रॉग सर्वाइव नहीं कर पाएगा. फ्रॉग्स अगर ख़त्म हो गए तो जो स्नेक है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. ओके, अब आपका आंसर होगा कि सर चूहे खा जाएंगे वो. बट
सपोज अगर चूहे भी नहीं बचे तो क्या खाएगा, एक एग्जाम्पल लीजिए। दैट्स वाई स्नेक भी जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगा। स्नेक्स विल नॉट सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ फ्रॉग्स एंड द हॉग्स। ओके, यानी फ्रॉग्स मेंढक की एब्सेंस में जो है स्नेक भी जो है जीवित नहीं रह पाएंगे। एंड द हॉग्स विल फेस द सेम फेट, और हॉग यानी बाज जो है उनको भी यही संकट जो है उन्हें देखने को मिलेगा, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, जब स्नेक रहेंगे ही तो वो किसे खाएगा। ओके, वी कैंट फोर्स टू हिम फॉर ईटिंग ब्रेड, हमें उसे ब्रेड खाने के लिए फोर्स तो नहीं कर सकते। ओके, और इफ देयर वर नो स्नेक्स देन द एंटायर फॉरेस्ट वुड बी टेकन ओवर बाय फ्रॉग्स, या यूं समझिए कि अगर स्नेक ही नहीं बचा तो पूरा एंटायर फॉरेस्ट यानी पूरा जंगल जो है किससे भर जाएगा, टेकन ओवर यानी किससे भर जाएगा, फ्रॉग्स यानी मेंढकों से, बाय फ्रॉग्स यानी मेंढकों से। दैट्स वाई, इसलिए नेचर हैज चेक्स एंड बैलेंसेस टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, तो नेचर ने क्या किया है, चेक्स यानी उसके पास प्रतिरोध है, वो रोकती है, चीज़ों को नियंत्रित करती, कंट्रोल में रखती है, एंड बैलेंस यानी और संतुलन रखती है। कहाँ पर, क्या करने के लिए, फॉर व्हाट, टू मेंटेन इक्विलिब्रियम यानी संतुलन मेंटेन बनाए रखने के लिए, बैलेंस मेंटेन करने के लिए, नेचर में बैलेंस मेंटेन करने के लिए जो है नेचर क्या करती है, नेचर के पास क्या है, चेक्स है यानी कंट्रोलर है। ओके, जैसे फ्रॉग्स का नंबर नहीं बढ़े इसलिए उसके पास स्नेक्स हैं, स्नेक्स का नंबर नहीं बढ़े इसके लिए उसके पास हॉक्स हैं। ओके, एंड यही इक्विलिब्रियम या संतुलन जो है प्रकृति का, जो सारे इकोसिस्टम में होता है, हर इकोसिस्टम में आपको देखने को मिलेगा, चाहे ग्रासलैंड का हो, चाहे पॉन्ड हो, चाहे वेल हो, चाहे ओशियन हो, चाहे कोई फील्ड हो। ओके, ये इक्विलिब्रियम जो है क्या कहलाता है, इट इज नोन एज बैलेंस ऑफ नेचर, प्रकृति का संतुलन। नाउ वी आर गोइंग टू रीड कॉजेज ऑफ इम्बैलेंस ऑफ नेचर, कि प्रकृति में असंतुलन होने के क्या क्या कारण हैं, एंड वी विल ऑल्सो रीड अबाउट द एबायोटिक एनवायरनमेंट। तो बायोटिक एनवायरनमेंट तो हमने पढ़ लिया, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलकर, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमन बींग हो, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, बायोटिक एनवायरनमेंट बनाते हैं। तो एबायोटिक एनवायरनमेंट कौन बनाता है, लैंड, वाटर, एयर, टेम्परेचर, सनलाइट, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, एबायोटिक एनवायरनमेंट या फिजिकल एनवायरनमेंट। ओके, द एबायोटिक एनवायरनमेंट, वाटर, एयर, टेम्परेचर, सनलाइट एटसेट्रा आर रिक्वायर्ड बाय ऑल, सबको जरूरत पड़ती है इनकी, यानी हम बोल सकते हैं कि बायोटिक एनवायरनमेंट किस पर डिपेंड करते हैं, एबायोटिक एनवायरनमेंट। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से without the presence of a biotic environment we can't imagine for biotic environment, बिना एबायोटिक एनवायरनमेंट के या भौतिक पर्यावरण के हम जैविक पर्यावरण की कल्पना नहीं कर सकते, या एबायोटिक एनवायरनमेंट के एब्सेंस में हम बायोटिक एनवायरनमेंट के बारे में सोच भी नहीं सकते। क्या सोच सकते हैं आप बिना हवा, पानी, टेम्परेचर, सनलाइट, इनके बारे में। ओके, think yourself to get the answer. If any of these factor is affected, अगर एबायोटिक एनवायरनमेंट का या फिजिकल एनवायरनमेंट का या भौतिक पर्यावरण का इनमें से कोई सा भी फैक्टर, चाहे पानी हो, हवा हो, या टेम्परेचर, तापमान हो, सनलाइट हो, ये कोई भी अगर खत्म हो जाएगा या कम होगा या डिस्टर्ब होगा, तो ये जो बायोटिक एनवायरनमेंट है यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनका सर्वाइवल यानी इनका जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। और इससे क्या होगा, दीज विल अफेक्ट द फूड चेन, इससे फूड चेन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। एंड द फ्रेगाइल बैलेंस ऑफ नेचर इज डिस्टर्बेड, और प्रकृति का ये जो नाजुक सा बैलेंस उसमें बना हुआ है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, खराब हो जाएगा। नाउ सम चेंजेस लाइक अर्थक्वेक, कुछ चेंजेस हम देखते हैं हमारे एनवायरनमेंट में या हमारे नेचुरल फीचर्स में, लाइक अर्थक्वेक आ जाता है, भूकंप, वोल्केनिक एरप्शन, ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है, फ्लड, बाढ़ आ जाती है, पोल्यूशन, प्रदूषण हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ कम हो रहे हैं, वन कट रहे हैं। ये वो एग्जाम्पल हैं जो क्या बताते हैं कि हमारी नेचर जो है डिस्टर्ब हो गई है, हमारी नेचर का डेलिकेट बैलेंस डिस्टर्ब हो गया है। इन ऑर्डर टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर, नेचर में बैलेंस बनाए रखने के लिए वी मस्ट रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन, हमें पेड़ों की कटाई को रोकना ही होगा, एंड प्रमोट ए